नमस्कार। एनसीईआरटी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सोमवीर यादव और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बेहद जरूरी चैप्टर संसाधन एवं विकास पर। ये चैप्टर न सिर्फ क्लास 10 के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि इनके बिना सोचे समझे इस्तेमाल से क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। इसके बाद हम प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर इंडिया के लैंड और सॉइल रिसोर्सेज को करीब से जानेंगे और आखिर में हम सीखेंगे कि इन्हें फ्यूचर के लिए कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, संसाधन एक परिचय। आखिर ये रिसोर्स हैं क्या और हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में इनका रोल क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास की हर चीज रिसोर्स नहीं होती। कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब वो 3 शर्तें पूरी करती है। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब फायदेमंद हो। और तीसरी, उसे समाज यानी कल्चर एक्सेप्ट करे। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी कोई वस्तु एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनती है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? सोचिए, नेचर हमें देती है रॉ मटेरियल, मान लीजिए कच्चा लोहा। फिर हम यानी इंसान अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे स्टील में बदलते हैं। और फिर आती हैं इंस्टीट्यूशंस, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनियां जो उस स्टील से कारें, मशीनें और न जाने क्या क्या बनाती हैं। तो देखा आपने, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों मिलकर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रफ्तार देते हैं। अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे ओरिजिन के बेसिस पर ये बायोटिक हो सकते हैं, मतलब जिनमें जान हो, जैसे पेड़ पौधे, और एबायोटिक जिनमें जान ना हो, जैसे चट्टानें। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल, जो दोबारा बन सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल, जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला। ओनरशिप के बेसिस पर ये इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल या इंटरनेशनल हो सकते हैं। और आखिर में स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर इन्हें पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स में बांटा जाता है। चलिए अब एक छोटा सा सवाल हो जाए जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। बताइए, कोयला बायोटिक रिसोर्स है या एबायोटिक? क्या लगता है? सोचिए। सही जवाब है बायोटिक। जी हाँ, बायोटिक, क्योंकि कोयला लाखों साल पहले दबे हुए पेड़ पौधों से बना है जिनमें कभी जान थी। रिसोर्सेज हैं तो डेवलपमेंट है, ये बात तो सही है। पर क्या हो अगर हम इनका इस्तेमाल बिना सोचे समझे अंधाधुंध करने लगें? बस यहीं से शुरू होती हैं असली प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट से जुड़ी इन्हीं समस्याओं की। तो इस अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा क्या निकला? वेल, 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो गई। नंबर 1, कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। नंबर 2, रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो गए हैं, जिससे समाज अमीर और गरीब, हेव्स और हैव नॉट्स में बंट गया है। और नंबर 3, जो शायद सबसे खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, मतलब हमने अपने ही घर, अपनी ही धरती को मुश्किल में डाल दिया है। तो सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है हमारे तीसरे सेक्शन में, संसाधन नियोजन और सतत विकास। यही वो स्ट्रैटेजी है जो हमें एक बैलेंस्ड फ्यूचर की तरफ ले जा सकती है। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला, डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा, हम आज डेवलपमेंट के नाम पर सारे रिसोर्सेज खत्म ना कर दें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ बचे। मतलब आज की ज़रूरतें भी पूरी हों और कल का भी ख्याल रखा जाए। एक परफेक्ट बैलेंस। ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी बात 1987 की ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में हुई थी। लेकिन अ रियल टर्निंग पॉइंट आया 1992 में, जब ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई। पहली बार दुनिया के इतने सारे देश एक साथ आए और उन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। ये 21st सेंचुरी के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हकीकत बनाने के लिए। अब इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बेसिकली इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले तो पूरे देश में सर्वे करके पता लगाओ कि कहाँ,
क्या और कितना रिसोर्स है, एक पूरी लिस्ट तैयार करो। स्टेप 2, फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब सही टेक्नोलॉजी, सही स्किल्स और सही इंस्टीट्यूशंस का सेटअप करो। एंड स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस रिसोर्स प्लान को देश के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करो। चलिए अब फोकस करते हैं इंडिया के 2 सबसे फाउंडेशनल रिसोर्सेज पर, लैंड एंड सॉइल, यानी हमारी जमीन और हमारी मिट्टी। अगर हम इंडिया की जमीन को देखें तो ये चार्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता है। देखिए, करीब 43% हिस्सा प्लेन्स यानी मैदान है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए एकदम परफेक्ट। फिर 30% है माउंटेन्स, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं और जो टूरिज्म के लिए जरूरी हैं। और बाकी का 27% है प्लेटो रीजन, जो कि मिनरल्स का खजाना है। चलिए जरा टाइम ट्रैवल करते हैं 1960-61 में। उस वक्त हमारे देश की लगभग 46% जमीन पर खेती होती थी और फॉरेस्ट कवर था सिर्फ 18.11%। अब इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हम इसकी तुलना आज के जमाने से करेंगे। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2019 और 20 पर। नेट सोन एरिया यानी खेती वाली जमीन वो अभी भी रफली सेम है, 46% के आसपास। बट द गुड न्यूज इज हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, 18% से बढ़कर अब ये 23% से ज्यादा हो गया है। ये इम्प्रूवमेंट तो है, नो डाउट, पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारा टारगेट 33% का है, तो रास्ता भी लंबा है। पर हमारी जमीन की क्वालिटी खराब क्यों हो रही है? इसके पीछे कई ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। गुजरात, राजस्थान में ओवर ग्रेजिंग यानी जरूरत से ज्यादा पशु चराने से, और पंजाब, हरियाणा में ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन खारी हो रही है। ऑल राइट, वन मोर क्विक क्विज। टेरेस फार्मिंग, जिसे सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, ये लैंड कंजर्वेशन का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? एनी गेसेस? सही जवाब है उत्तराखंड। पहाड़ों की ढलानों पर स्टेप्स यानी सीढ़ियां बना दी जाती हैं, जिससे पानी का फ्लो स्लो हो जाता है और मिट्टी का कटाव रुकता है। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, कंजर्वेशन, द पाथ फॉरवर्ड, मतलब इन अनमोल रिसोर्सेज को आखिर बचाया कैसे जाए। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब धरती के पास हर किसी की जरूरत के लिए तो बहुत कुछ है, पर किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब नीड ग्रीड में बदल जाती है। तो सॉइल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कई स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कॉन्टूर प्लाउइंग। इसमें ढलान पर कॉन्टूर लाइंस के साथ साथ जुताई की जाती है। टेरेस फार्मिंग के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। फिर है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें बड़े खेतों को स्ट्रिप्स में बांटकर फसलें उगाई जाती हैं। और शेल्टर बेल्ट्स, इसमें खेतों के चारों तरफ पेड़ों की लाइन लगा दी जाती है ताकि तेज हवा से मिट्टी उड़े नहीं। तो बॉटम लाइन क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन्हें बचाना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। आज से अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा एक रिसोर्स है जिसे आप बचाना शुरू कर सकते हैं? मे बी पानी, मे बी बिजली, या शायद खाना। जस्ट वन थिंग, सोचिएगा जरूर। NCERT पाठशाला देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, डॉक्टर सोमवीर यादव की तरफ से और भी ऐसी ही एजुकेशनल सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।